क्या आपने कभी डिफ्लेशन के बारे में सुना है? आई एम श्योर डिफ्लेशन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इन्फ्लेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे डिफ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन का इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मेक इन्वेस्टमेंट ईजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ईजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिफ्लेशन एग्जैक्टली अपोजिट है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, जबकि डिफ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस डिक्रीज होती हैं। तो इसका मेन रीजन आखिर क्या होता है? भले ही वो इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, दोनों का ही मेन रीजन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन जैसी स्थिति में इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें बढ़ती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कम होती है। क्योंकि आप ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें इंक्रीज हो जाती हैं। डिफ्लेशन जैसी स्थिति में इकोनॉमी में कम पैसे होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बढ़ जाती है। पैसे कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा नहीं होती और इसी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई इन दोनों के बीच का शिफ्ट को डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन होगी या फिर डिफ्लेशन। हमने डिफ्लेशन के बारे में कम ही सुना है और इन्फ्लेशन के बारे में हम आए दिन न्यूज़ में, अखबारों में या फिर कहीं ना कहीं मैगजीन में पढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफ्लेशन हमारे देश में कभी हुआ ही नहीं है। हमारे देश में हमेशा इन्फ्लेशन ही रही है। हम इन्फ्लेशन से हमेशा डरते आए हैं, लेकिन जब आप डिफ्लेशन के बारे में समझेंगे तब आपको पता चलेगा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कंपेयर में काफ़ी अच्छी मानी जाती है और किसी भी इकोनॉमी की एक अच्छी ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है। डिफ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, आइए समझते हैं डिटेल में और जानते हैं डिफ्लेशन के बारे में। डिफ्लेशन जैसी स्थिति में पैसे कम होने के कारण स्पेंडिंग कम होती है। स्पेंडिंग कम होने के कारण गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम रहती है। इस गिरावट के कारण बिजनेसेस अपने प्राइसेस कम कर लेते हैं और रेवेन्यू कम जनरेट होता है। यहाँ पर अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू कम जनरेट होगा तो सीधी सी बात है, वो लोग अपनी कॉस्ट कटिंग पर आ जाएंगे। अब कॉस्ट कटिंग सबसे पहले जो की जाती है वो एम्प्लॉयज़ को फायर करके की जाती है, क्योंकि उनकी सैलरी वाली कॉस्ट कटिंग कंपनी को काफ़ी ईजी लगती है। ऐसे में जॉब कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सैलरी कट्स होती हैं और डीए इंक्रीज नहीं होता है। जॉब कट्स या फिर सैलरी कट्स की वजह से आप अपने होम लोन को सर्विस नहीं दे पाते हो, नहीं कर पाते हो। मींस आपकी ईएमआई रेगुलर नहीं रह पाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने होम लोन ले रखा है और आप ईएमआई सर्विस नहीं कर पा रहे हो बैंक को, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा और उसके बाद होगा क्या, बैंक उसे ऑक्शन में ले जाएगा और चूंकि ऑक्शन में भी बैंक अपनी उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि पैसे की कमी है। जब बैंक प्रॉपर्टी को ऑक्शन में सेल नहीं कर पाएगा तो होगा क्या इससे कि वो एक बैड लोन में तब्दील हो जाएगा और बैड लोन में तब्दील होकर बैंक का ही नुकसान होगा। ज़्यादा बैड लोन ना हो इसके लिए बैंक क्या करेगा, लोन देना ही कम कर देगा या फिर ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगा और इसी वजह से फिर से स्पेंडिंग कम होगी और यहाँ पर बिजनेसेस के रेवेन्यू गिरेंगे। बिजनेसेस के रेवेन्यू बार बार गिरने से होगा क्या, बिजनेस के रेवेन्यू बार बार गिरने से शेयर प्राइस नीचे आएंगी और लोग स्टॉक से दूर भागेंगे और उसके बाद लोग फिक्स्ड सिक्योरिटीज इनकम में आएंगे। मगर जब स्पेंडिंग कम होती है तो आरबीआई नेसेसरी एक्शन लेती है, जैसे कि इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए मनी को पंप अप करना और यहाँ पर डिमांड को जनरेट करना। पैसे पंप अप होने के कारण बैंक्स रेट कट करते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो जाते हैं और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के भी रेट कट होने की वजह से इंटरेस्ट कम मिलता है और ये सारी चीज़ें जनरली स्पेंडिंग पर इम्पैक्ट करती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये साइकिल चलती रहती है और डिमांड कम होती जाती है, यानी फिर से कम स्पेंडिंग होती है और इसी तरह से डिफ्लेशन की साइकिल फॉर्म हो जाती है और ओवरऑल इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, बिजनेसेस, हाउसिंग। और इन्फ्लेशन जैसी स्थिति में एकदम इसका अपोजिट होता है। इन्फ्लेशन जैसी स्थिति में इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे अवेलेबल होते हैं
और लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं और डिमांड बनी रहती है। अगर डिमांड बढ़ती है तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ती है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ेगी तो बिजनेस अच्छे रेवेन्यूज प्राप्त कर पाएंगे, और अगर बिजनेस अच्छे रेवेन्यू प्राप्त कर पाएंगे तो मान के चलिए आप जो भी कंपनी लेते हैं या फिर जिसका भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसकी शेयर की प्राइस को भी अप जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर प्राइस एक अच्छे बिजनेस को ही फॉलो करती है। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी फ़ायदा होता है, उनको डिविडेंड, ईसोप्स या फिर उनका डीए बढ़ना ऐसी स्थिति में ही हो पाता है। जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, देश की इकोनॉमी सही से चल रही होती है, और चूंकि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाती हैं, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, और बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स भी अपनी क्रेडिट पॉलिसी को ईजी कर देते हैं, जिससे होता यह है कि लोग ईजिली लोन ले पाते हैं और लिक्विडिटी बनी रहती है। और लिक्विडिटी बनी रहने से मार्केट में एक अच्छी इकोनॉमिक साइकिल चलती रहती है, और फिर से स्पेंडिंग इसी वजह से ज़्यादा होती है, और ये साइकिल बार बार चलती रहती है, और इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलता है। ऐसे में मार्केट में अगर ज़्यादा पैसे अवेलेबल होते हैं और ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है तो भी यहाँ पर आरबीआई करेक्ट एक्शन लेता है। आरबीआई क्या करता है, अपने मनी सप्लाई को कड़ा कर देता है, मीन्स रेट्स को अप कर देता है। रेट्स को अप करने से ये होता है, आरबीआई चाहता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स एक नॉन कंट्रोलेबल इन्फ्लेशन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। कंट्रोलेबल इन्फ्लेशन अच्छा होता है, लेकिन नॉन कंट्रोलेबल इन्फ्लेशन बिल्कुल भी किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पर होगा क्या, नियम ज़्यादा कड़े होने के कारण बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं। अब उससे क्या होता है, बैंकों के पास डिपॉजिट आता है। अब बैंकों के पास डिपॉजिट आता है तो बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकती है, और वही साइकिल एक तरह से बार बार चलती रहती है, और यहाँ पर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहता है। अब यहाँ पर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छे बने हुए हैं, और लोगों की इनकम भी बढ़ी हुई है। अब इससे क्या होगा, वापस से स्पेंडिंग इंक्रीज होती है और डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से इन्फ्लेशन भी एक साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है, और किसी भी कंट्री के लिए साइक्लिक फॉर्म में इन्फ्लेशन चलना कंट्रोल्ड वे में अच्छा माना जाता है। तो अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि डिफ्लेशन के कंपेयर में इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जापान 1990 से डिफ्लेशन का शिकार हुआ है। जापान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो डिफ्लेशन जैसी स्थिति से निकल पाएं, क्योंकि जापान में मॉनेटरी कंडीशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो जापान डिफ्लेशन में गया हुआ है। जापान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, और दूसरी प्रॉब्लम है बैड लोन्स की। गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्राई किया कि वो पैसे पंप अप करके डिफ्लेशन जैसी स्थिति से निकल पाएं, लेकिन जापान अभी तक इस स्थिति से नहीं निकल पा रहा है। जापान की तरह ही काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो डिफ्लेशन का शिकार हुई पड़ी हैं। उनके नाम हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। स्पेन हो गया, बुल्गारिया हो गया, पोलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, और ग्रीस की इकोनॉमिक क्राइसिस को तो आपने अच्छे से सुना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें डिफ्लेशन के बारे में क्यों पता होना चाहिए। डिफ्लेशन से होता ये है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होता है, और इन्वेस्टर्स कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, और उसी से हमारे ही कंट्री पर नहीं, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज पर कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। मींस मार्केट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि डिफ्लेशन को कैसे पहचानें, या फिर किसी भी कंट्री की डिफ्लेशन के बारे में कैसे पता करें कि इस कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है। इसे हम CPI, जिसकी फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, से समझ सकते हैं। पुराने CPI में लगभग, भारत में यहाँ पर इंडिया की बात कर रहा हूँ, पुराने CPI में लगभग यहाँ 25 कंपोनेंट हुआ करते थे, लेकिन जो नया CPI आया है उसमें लगभग 250 कंपोनेंट्स हैं, और नए CPI को 2011 में अडॉप्ट किया गया था। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, नया जो CPI है वो रिटेल प्राइस को अगर इंक्रीज होती हैं तो अच्छे से बता पाएगा, या फिर कोई भी चेंजेस को गिनने के लिए नया CPI सही से वर्क करेगा कंपेयर टू पुराने CPI से। अगर CPI में गिरावट है तो इसका मतलब है डिफ्लेशन, अगर CPI इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। यदि इस CPI में स्टेडी इंक्रीज हो रहा है तो ये कंट्री के लिए अच्छा होता है, और यही इन्फ्लेशन कहलाती है। तो क्या डिफ्लेशन भी अच्छी साबित हो सकती है?
आइए चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की प्राइस में लगातार 16 साल से गिरावट आ रही है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर डिमांड या सप्लाई की वजह से गिरावट नहीं आ रही है। यहाँ पर जो गिरावट आ रही है उसका मेन रीजन है हमारी टेक्नोलॉजी को हम एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। मीन्स टेक्नोलॉजी में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं और जो पहले टेक्नोलॉजी हुआ करती थी उसके कंपेयर में एवरी डिकेड्स में हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो इस तरह से डिफ्लेशन होना भी कभी कभी अच्छा होता है। तो दोस्तों, डिफ्लेशन के बारे में आज इतना ही। आशा करता हूं आपको डिफ्लेशन के बारे में और इन्फ्लेशन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहता है तो इसे देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कुछ और कॉन्सेप्ट समझने के लिए या फिर जानने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए। यदि आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आने वाले फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं, जो कि एक नॉलेज स्प्रेड करने का काम करेगा। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।